यही तो सेंटेंस है जिसका गुर सीखना है आपको। डॉक्टर आरिफ ने भी बताया होगा कि सीखना चाहिए आपको। तो याद रखें कि पहला पैराग्राफ में पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस होती है और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स होती हैं वर्ड्स के हिसाब से, और आखिर में उसको कंक्लूड कर दिया जाता है। दैट इज वाई आपको पैराग्राफ का असूल होना चाहिए। सो पहला पॉइंट फिर दोबारा से सुन लें, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पढ़ के क्वेश्चन समझना। पैराग्राफ में जाते हुए ये असूल ज़हन में रखना कि उसमें सिर्फ एक आइडिया डिस्कस होगा, और दूसरा कि उसके टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक अपने आप को लेके चलना ताकि आपको पूरा पैराग्राफ आसानी से समझ आ सके। और चौथा, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसकी टोन को समझ लेना। अगर ये चार काम आप शुरू में कर लेते हैं, राइट, तो आपको पैसेज को पढ़ने के बाद सवालों के जवाब देने आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पैसेज करेंगे, अब मैं आता हूं स्क्रीन के ऊपर, जब आप पैसेज पे जाएंगे तो उसकी रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये SQ3R टेक्निक मैंने पहले बताई थी, ये भी बता रहा हूं और दूसरी चीजें भी बताता हूं कि पैसेज के अंदर आपने जब जाना है तो इसको देखते हैं जरा में कि जो कंपोजिशन के अंदर आपको पैसेज दिया जाता है वो तो आपके पेपर पे सामने होगा और उसको आपने सेगमेंटाइज करना होता है। इस केस में आपको इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ तो दिया नहीं जाना, छोटा सा 3-4 लाइनों का पैराग्राफ बनाया जाएगा। वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जैसे मैंने अभी दी है, और इस तरह की एग्जांपल अभी करवाऊंगा भी। और आपने जब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो इन 3 टेक्निक्स के जरिए अप्रोच करना है। वो कैसे है, ये जो लफ्ज आप सुनते रहते हो स्कैनिंग एंड स्किमिंग, इसको लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसके बारे में लोगों का ख्याल है कि स्कैनिंग का मतलब है यानी स्कैनिंग और स्किमिंग से कुछ लोग टीचर कहते हैं कि नहीं करनी, क्योंकि उनके जहन में होता है कि फटाफट सिर्फ जवाब तलाश करेगा और मेन चीजों को मिस कर देगा, वो इसलिए टीचर्स मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्कैनिंग स्किमिंग करनी चाहिए। तो रियलिटी ये है कि स्कैनिंग एंड स्किमिंग इज द पार्ट ऑफ द रीडिंग, इनएविटेबल पार्ट ऑफ द रीडिंग। कैसे? स्कैनिंग का मतलब यह है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन के कीवर्ड पढ़े तो लाशौरी तौर पर आप तलाश कर रहे हैं कि उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। उस अमल का नाम स्कैनिंग है, उस अमल का नाम स्कैनिंग है। इट्स नॉट ए डिफरेंट प्रोसेस। लेकिन यहां पर आप शौरी तौर पर स्कैन करना शुरू कर दें, यानी क्वेश्चन के कीवर्ड को ज़हन में रखते हुए आपका फोकस वहां पे होना चाहिए कि मुझे जवाब कहां मिलेगा। इसको स्कैनिंग कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में सर्वे कहते हैं। किसी जगह पे सर्वे लिखा होता है, किसी जगह पे स्कैनिंग होता है, और कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। स्कैनिंग करते हुए जैसे ही आपको ये लगे कि ये हिस्सा या ये लाइन जो है इस पे जवाब आ गया, उस लाइन को अंडरलाइन कर लें। उस अमल का नाम स्किमिंग है, उस अमल का नाम स्किमिंग है। ये 3R में वही टेक्निक है, स्किमिंग। यानी जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्शियसली आपने तलाश का अमल किया शुरू, इसको स्कैनिंग कहेंगे। द मोमेंट यू फाइंड द क्लूज इन द पैराग्राफ के यहां पर इन लाइनों में आंसर हो सकता है, उस पॉइंट को या उससे रिलेटेड पॉइंट को अंडरलाइन करने का नाम स्किमिंग है। ये अमल अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ कर लें तो आपका आधा मसला हल हो गया। आप कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि अच्छा यहां मुझे जाना है। अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में सर्च किया और सर्च करके इंपॉर्टेंट एरियाज को अंडरलाइन कर लिया। जब आप इंपॉर्टेंट एरियाज को अंडरलाइन कर लेंगे तो फिर आप उसकी इन डेप्थ रीडिंग करेंगे। इन डेप्थ रीडिंग को हम रिसाइट कहते हैं। रिसाइट करना, इन डेप्थ रीडिंग के 2 तरीके हैं। एक एरिया वो आएगा जहां पर आपको स्पीड को थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि आपको रुकना है, ठहरना है और उस पॉइंट को समझना है। रुकने ठहरने के अमल के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं स्लो डाउन, दूसरी नाम है इंटेंसिव रीडिंग। यानी पैराग्राफ की रीडिंग के दौरान कुछ जगहों पर इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी और कुछ जगहों पर एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। जिन जगहों पे इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी उस नाम के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्लो डाउन हो जाना, जिसका मतलब यह है कि आपने थोड़ा स्लो होकर गौर करके पढ़ना है। और जिस जगह पर आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है वहां पर टर्म हम यूज करते हैं स्पीड अप की, यानी ऐसी जगह जहां पर आपको ज्यादा रुकना, ठहरना, उलझना नहीं है, बस सरसरी सा पढ़ें और आगे चले जाएं। तो ये दोनों अप्रोचेज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, आपको पैराग्राफ के दौरान अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द पैसेज। कैसे पता चलेगा कि आपको यहां पर स्लो होना है और यहां पर आपको एक्सटेंसिव यानी स्पीड अप करना है? उसके कुछ क्लूज हैं, वो क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूं।
कि आपको कहां पर स्लो डाउन होना है या स्पीड अप होना है। ये ये है, ये स्क्रीन नजर आ रही है। ये जो हिस्से आएंगे जहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आए, जहां पर आपको लगे कि अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, कभी आपने पहले पढ़े नहीं है, थोड़ा रुक जाए, कोई हर्ज नहीं, वहां पर समझने की कोशिश करें। जहां पर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स आए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ जाएं, उस जगह पे रुक जाएं। जहां पे कुछ सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा हो, इंट्रिकेट किस्म का हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, रुक जाए, स्लो हो जाए। जहां पे जैर्गन यूज हो, वहां पर रुक जाए। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है जहां पर आपको ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको पहले ही ऑलरेडी बात समझ आ गई, एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी है, वहां पर आप थोड़ा तेज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दें, उसको थोड़ा तेज हो जाए, यानी उधर रुकने की कोशिश ना करें। डिटेल्स आ रही हैं और आपको पता है, ऑलरेडी समझ आ गई बात, डिटेल्स हैं, बस आप उसको जनरली पढ़ लें, सिंपल मटेरियल वहां पर पढ़ लें। तो ऐसी जगहों पर आपको ये अमल करना होता है। ठीक है जी। तो ये आप रखेंगे स्लो डाउन और स्पीड अप की स्पीड, जिससे आपको जहां पर रुकना होगा वहां पे पता चल जाएगा। और देन आखिर में आंसर को रीटेल करना है, तो उसके लिए रिफ्लेक्ट करना है। अब रीटेल करने वाला काम तो आ गया आपकी कंपोजिशन में, क्योंकि वहां पर आपको सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट करना है। यानी पहले आप गौर करें कि ये जो लाइनें हैं ये क्या कह रही हैं, क्या ये लाइनें मेरे उस क्वेश्चन के कीवर्ड के मुताबिक जवाब दे रही हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि ये वो लाइनें यही जवाब दे रही हैं, तो अब क्वेश्चन के मुताबिक उस जवाब को दोबारा कैसे मैं डिजाइन करूं कि कोई डाउट ना रहे। इस अमल को करने का नाम है रिफ्लेक्ट। और जब उसको रीडिजाइन करेंगे तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है ना। तो वो रिकंस्ट्रक्ट करके आप जवाब दे देंगे। लेकिन इस स्क्रीनिंग के अंदर आपको रीटेल तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। वो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों के ऊपर बड़े गौर से ध्यान से देखना है कि विच ऑप्शन मैचेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन matches the demand of the question, which option, sorry, whatever the option or whichever the option that matches with the demand, उसको आपने select करना है। तो ये प्रोसेस ऐसे होगा। राइट जी। आई होप कई बात की समझ आ गई होगी। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं डिकोडिंग द टेक्स्ट, ये वही है कि टॉपिक को पहले समझ लें, फिर उसके की आर्गुमेंट पे फोकस करें। टोन ये मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन के कीवर्ड्स की टेक्निक मैं बता चुका हूँ, वर्ड चॉइसेस में वर्ड पेनिट्रेशन मैं ये समझा चुका हूँ, स्लो डाउन स्लो स्पीड ये समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर दो ट्रू फॉल्स की सेंसिंग ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है टू व्हाट्स एंड वन व्हाई, ये वाला, और आगे वॉइस टेक्निक वाला, इन दोनों को मिला के पढ़ लें, समझ लें ये क्या है। बेटा ये दो जो पॉइंट्स हैं, टू व्हाट्स एंड वन व्हाई और वॉइस टेक्निक, ये आपको एग्जाम्स के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वांट टू टेल यू। देखो, अगर आप अपनी रीडिंग सेंसिबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो जब आप प्रैक्टिस करो, तो जब आपका क्वेश्चन गलत हो, उसको एनालाइज सही तरीके से करना शुरू कर दो। और अगर वो एनालाइज करना सही शुरू कर दोगे, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रीडिंग सेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको 70% काम करेगी आपकी रीडिंग सेंसिबिलिटी को इंप्रूव करने में। वो कैसे करेगी? देखो, जब आपका क्वेश्चन गलत होना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये गलत हुआ क्यों है, क्या गलत हुआ। सबसे पहले सॉरी देखो क्या गलत हुआ है, क्या चीज गलत हुई है, यानी जो गलत हुआ है वो क्या गलत हुआ है। ठीक है। और फिर उसकी रीजन देखो वो क्यों गलत हुई है, व्हाई डिड इट हैपन। ये जो व्हाई है, इसकी कुछ रीजंस हैं। यानी कोई भी सवाल का जवाब जब गलत होगा, उसके पीछे कोई रीजंस होंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में खास तौर पर तो मैं आपको बता रहा हूँ रीजंस क्या होंगी। वो है ये वॉइस टेक्निक। वॉइस टेक्निक का मतलब है कि ये आपको रीजन तक पहुंचने में मदद करेगी। क्या आप वोकैबुलरी को सही समझ नहीं सके थे? क्या ये वजह बनी है? क्या आपने किसी वोकैबुलरी को या किसी पोर्शन को ओवरलुक किया है? क्या किसी पॉइंट को आप सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? क्या आपके रवैये में मसला था कि केयरलेस थे? और क्या आप एलिमिनेशन टेक्निक को सही तौर पर अप्लाई नहीं कर सके? आपको ये रीजन एग्जैक्ट जाननी है क्या है। ठीक है। अगर आपको लगता है
कि मेरा मसला केयरलेस था, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ गया था, तो अब आप इस आदत को कंट्रोल करने की आदत डालें। अगर आपको लगता है कि मैं वोकैबुलरी का मसला आ रहा है, तो आप हमेशा वोकैबुलरी के वाले क्वेश्चन में हमेशा कॉन्टेक्चुअल गेस करने की कोशिश करें, ना कि लिटरल मीनिंग पे जाने की कोशिश करें। अगर आपको एलिमिनेशन का मसला है कि आप एलिमिनेशन, तो सबसे पहले इसका मतलब है कि आप आंसर्स पे, और यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें, क्वेश्चंस के ऑप्शन जो आपको मल्टीपल दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में राइट आंसर को ढूंढने से पहला काम करना ही है कि सबसे पहले एलिमिनेट करें जो ऑप्शन नहीं है। गलती क्या होती है कि लोग पहले जवाब ढूंढने बैठ जाते हैं। 4 ऑप्शन है तो डायरेक्ट जवाब ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। जवाब पहले नहीं ढूंढना, सबसे पहले उन पोर्शन को तो निकाले ना, ऑप्शंस को, जिनका बड़ा वाजिया तौर पर नजर आ रहा है कि ये जवाब नहीं है, उसको क्रॉस कर दें। फिर जिनके बारे में शक है कि ये भी शायद ना हो, उनको भी चेक करें और उनको निकालें कंफर्मेशन के बाद। अब रह जाएंगे बाद आपके पास 99% केसेस में 2 ऑप्शन रह जाते हैं जिनमें टाई पड़ जाता है। उनको सही तरह से एनालाइज करें विद रिगार्ड टू वोकैबुलरी। उसकी वोकैबुलरी को इग्नोर ना करें, उसके अंदर के की पॉइंट को इग्नोर ना करें, केयरलेस होकर ना पढ़े, जल्दी में ना पढ़े, ठीक है। उसकी मैच जरूर करें, क्वेश्चन के कीवर्ड से कौन सी चीज मैच करिए, उस तरीके से उन दोनों ऑप्शन को असेस करना। ये तरीका बता रहा हूं, आपका जवाब 100% इंशाल्लाह ठीक होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप पैसेजेस के आंसर्स जो हैं वो दे सकेंगे। अब अगर आपने ये पढ़ लिया जी, तो आपके सबने पढ़ लिया होगा। एंड नाउ आई शो यू द क्वेश्चन नंबर 1। सो ऑप्शन एक आपने इस पर से सिलेक्ट करना है, कीप योर आंसर्स विद यू। मैं आपको खुद बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन 1 के बाद अब आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर 5 seconds. I'm going to question number 2. This is question number 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज, ये सिलेक्ट कर लें। जी, शुड आई टेल यू द आंसर्स? आपको आंसर्स बताऊं जी, अगर आपने नोट कर लिए तीनों के? ओके, नाउ रेडी फॉर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी फॉर बैट। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी फॉर बैट। क्वेश्चन नंबर 2 का है ई फॉर एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है डी फॉर डॉग। सो BED, अगर इसको मिलाएं तो एब्रीवेशन बेड बनता है, राइट? जी, मैंने सिर्फ जवाब खुद से बताया, स्क्रीन कैसे मूव होगी, स्क्रीन मैंने मूव नहीं की ना। ठीक है जी, ओके, जस्ट ये आइडिया देना था। नाउ कम बैक टू दिस। अब